हम इन पेड़ पौधों के लिए मंत्रालय बनाते हैं, कीड़े मकोड़ों के लिए, यहाँ तक कि कुत्तों के लिए। इन पुरुषों के लिए कब बनेगा मंत्रालय? एनसीआरबी डेटा के 2021 का डेटा है, जिसके हिसाब से 3 गुना पुरुष आत्महत्याएं हो रही है, मतलब हस्बैंड सुसाइड जो है वो 3 गुना है। अभी डेली रोज फर्जी केसेस। अच्छा, फर्जी केसेस आप सोचेंगे कि भाई क्यों बढ़ रहे हैं इतने फर्जी केसेस? इजी इनकम, इजी मनी स्कीम। आज किसी के ऊपर एलिगेशन लगाया, उससे बोला 10 लाख दे दे, जहाँ पे सबको कट जा रहा है। मैं तो बेबाकी से बोल रही हूँ, करो जो करना है मेरा, कि पुलिस का कट, वकीलों का कट, जज साहब का कट, पूरा नेक्सस है ये। अच्छा, ऐसी भी लड़कियां हैं जिन्होंने 17 शादी कर ली, 17 शादियां कर ली, मतलब 17 बार लूटा। हम मॉडर्न बन जाए, हम किसी की नहीं सुनेंगे, माय बॉडी माय चॉइस के नाम पे आप सब कपड़े उतार देंगे, सब कुछ करेंगे, हर काम करेंगे जो कि हमारे जो संस्कार हैं उनके विरुद्ध है, हमारे कल्चर के विरुद्ध आपने सब कुछ कर लिया है। क्योंकि डाइवोर्स जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, रोज प्रतिदिन ये जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। इसे रोकना है, उसके लिए आपको हमारे ग्रंथों में, वेदों में इतना कुछ है, आपने वो भी छोड़ दिया। आपको लगता है कि सब बेकार है। तो एक लड़का था जनपद में काम करता था, उसका नाम था स्वरूप। ऐसा मीटू का आरोप है, जब कंपनी ने बोला तो उसने तुरंत जाके अपने घर में जाके, क्योंकि वो 10 सालों से उस कंपनी में काम कर रहा था और स्टार परफॉर्मर था, सिर्फ एक लड़की ने बोल दिया, और वो भी ऑफिस पॉलिटिक्स के चलते, और ये मुझ पर यकीन नहीं कर रहा, और ये मुझे बोल रहे हैं कि मैं रेपिस्ट हूँ। वो घर गया, उसने फांसी का फंदा लगा दिया। 6 महीने पहले उसकी शादी हुई पे लॉ मिनिस्टर साहब तीनों से मिल चुके हैं। कौन होता है, जैसे सदानंद, सभी लॉज मिसयूज हो रहे हैं। तो मैंने कहा सर सभी लॉज मिसयूज हो रहे हैं, मुझे एक लॉ बता दीजिए जहाँ पे पूरा परिवार 2 महीने के बच्चे को भी जेल हो गई हो। अब पति पत्नी के बीच में बलात्कार आएगा तो पति क्या करेगा? मतलब बेडरूम में वीडियो चलाए और उस पर रिकॉर्ड करे कि ये कंसेक्सुअल सेक्स का मतलब आपसी सहमति से बनाया हुआ रिश्ता था या फोर्सफुली उसने किया है कुछ। हमारे देश को रेप कंट्री कहा जाता है। मैं बिल्कुल किसके खिलाफ हूँ, रेप कंट्री नहीं है। हमारा देश महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित है। जबकि मैडम एक बात बताइए, जो कैमरा बॉयज होते हैं, जो स्पॉट बॉयज होते हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, ड्रेस डिजाइनर हैं, वो तो आपको छूते हुते भी हैं, वो नहीं कह रहे आपके साथ मी टू। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिसपे अमूमन समाज बात नहीं करता है, और वो मुद्दा है पुरुषों को लेके होने वाले अत्याचार को। जी हाँ, ये बात सुनकर शायद आपको अटपटा सा लगे, लेकिन ये बात सच है कि भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसे कानून बने हैं जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं और बहुत हद तक पुरुषों को भी उठाना पड़ता है। और इसी विषय पे काम करने वाली एक महिला, एक सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे ये जो पूरा मामला हमारे सामने आता है बट हम उसे नज़रअंदाज करते हैं, वो क्यों है और उसमें इतना ज़्यादा जिसे हम कहें कि सामने नहीं आ पाता है, और फ्रॉड केसेस इतने ज़्यादा क्यों होते हैं, इस विषय में हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं बरखा त्रेहान जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और उन्होंने इस विषय पे 2 फिल्में बनाई हैं। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, और वर्तमान में एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है वन साइडेड लव। काशी में मणिकर्णिका फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हो रहा है, जिसे लोगों ने देखा है और उसे सराहा भी है। ये एक ऐसा विषय है जिसपे समाज बात करने से कतराता है, और क्यों कतराता है यही जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बरखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो आपने फिल्म बनाई है, आप एक सोशल एक्टिविस्ट होके और नारी होके आपने पुरुषों के समस्या को उठाने का क्यों विचार किया? देखिए, नारी हो या पुरुष, समस्या इतनी ज़्यादा गंभीर है, सबको उठानी चाहिए। और मैं ये बिलीव करती हूँ कि हम सब पहले ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें ना बांटा जाए नारी पुरुषों में। किसी को भी तकलीफ मुझसे नहीं देखी गई। देश के बेटों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, वो देखा नहीं जाता। इसलिए मैं प्रतिदिन इसके लिए आवाज उठाती हूँ और उठाती रहूंगी जब तक हमारी 2 मांगे नहीं पूरी होती। एक पहली मांग है हमारी कि जेंडर न्यूट्रल लॉज हो हमारे देश, समान कानून हो सबके लिए।
पुरुष महिला हो या ट्रांसजेंडर, सबके लिए समान कानून। दूसरी हमारी छोटी सी मांग है जो कि आज तक नहीं पूरी हो पाई, 10 सालों से मैं जूझ रही हूँ कि पुरुषों के लिए एक मंत्रालय बने, मेंस कमीशन बने। तो कब बनेगा, सरकार कब बनाएगी? एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। जो पुरुष इतनी पीड़ा में है उनकी सुनवाई कहाँ होगी? आज पुरुषों को हमने, जबकि वो 80% टैक्स पेयर्स हैं, लेकिन हमने जीडीपी के लिए इतना काम करते हैं, इतना सहयोग है उनका प्रतिदिन हमारे देश के उज्जवल भविष्य की ओर, लेकिन उनको हमने बिल्कुल भुला दिया है। वो फॉरगॉटन जेंडर है। हमें उनकी समस्याएं हम न सुनना चाहते हैं, ना उनका कोई सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। एक लड़की, एक महिला, कोई भी एलिगेशन लगा दे किसी पुरुष के ऊपर तो उसे जेल हो जाती है। फर्जी केसेस की तो मानो दिन दुनी रात चौगनी उन्नति हो रही है। हर जगह का ये हाल है। पूरे देश भर से मुझे कॉल्स आती है। मैं इतनी माओं को रोता देख चुकी हूँ, इतनी बहनों को रोता देख चुकी हूँ, इतनी माओं को बिलखता हुआ देख चुकी हूँ कि बेटा मेरे बेटे को बचा लो, बचा लो, वो मर जाएगा, वो सुसाइड कर लेगा, वो बहुत दुखी है, वो बहुत दुखी है। वो दुखी क्यों है? क्योंकि उसकी कहीं सुनवाई नहीं है। मैं एक महिला हूँ, मेरे लिए 50 कानून है इस देश में, पुरुष के लिए कहीं नहीं है। मेरे लिए तमाम पटल है, पूरा एक फुल फ्लेज मिनिस्ट्री है, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री। फिर मेरे लिए इतने एनजीओज हैं, डीसीडब्ल्यू, एनसीडब्ल्यू, कितनी सारी महिला आयोग है मेरे लिए। पूरी गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे, पुलिस, जुडिशरी सब मुझे सपोर्ट करे। लेकिन पुरुष जाए तो जाए कहाँ? मर्द को भी दर्द होता है, लेकिन उस दर्द को हम क्यों नहीं समझ सकते? हम इन पेड़ पौधों के लिए मंत्रालय बना दिए हैं, कीड़े मकोड़ों के लिए, यहाँ तक कि कुत्तों के लिए। पुरुषों के लिए कब बनेगा मंत्रालय? और महिलाएं ही इक्वालिटी की बात करती हैं। कम से कम मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस मुद्दे पे बात करें और सरकार से मांग करें। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अगर महिलाएं सब मिल करके ही पुरुषों के लिए कुछ हक मांग ले तो पुरुषों का जीवन बेहतर हो सकता है। आंकड़े अभी बताती हूँ आपको, एनसीआरबी डेटा के 2021 का डेटा है, जिसके हिसाब से 3 गुना पुरुष आत्महत्याएं हो रही है। मतलब हस्बैंड सुसाइड जो है वो 3 गुना है। ये स्थिति भयावह है और बद से बदतर होती जा रही है। 10 साल पहले पुरुष आत्महत्याएं 2 गुना थी जब मैंने काम शुरू किया। अब ये आत्महत्याओं की दर, ये मैम जैसे आपने जो 2 गुना बता रही है, ये महिलाओं के रेशियो में है। हाँ, वाइफ जितना वाइफ सुसाइड करें, उनसे 2 गुना, उनसे 2 गुना था 10 साल पहले तकरीबन, और अभी 3 गुना हो गई। फिर भी हम क्या कहते हैं, महिलाएं बड़ी प्रताड़ित हैं, बहुत परेशान हैं, उनके लिए ये करना है। अरे करिए, मैं एक महिला हूँ, मैं कभी नहीं कह रही कि उनके लिए आप कानून ना बनाइए, बने हुए बहुत कानून है, सब कुछ है, आप उनके लिए योजनाएं बनाइए, पॉलिसीज बनाइए, काम करिए। लेकिन पुरुषों को आपने भुला क्यों दिया? उन्हें आपने फॉरगॉटन जेंडर, थर्ड क्लास जेंडर की तरह क्यों ट्रीट किया? जब मीटू अभियान आया था इस देश में, कभी भी हमने पूरा अकेले मैंने पूरा नैरेटिव चेंज किया था। मेंटू लेके आई थी कि अदर साइड ऑफ द स्टोरी, सिक्के का दूसरा पहलू भी तो सुनना होगा। एक लड़की ने कह दिया 10 साल पहले मेरे साथ हुआ, ना उसके पास कोई एविडेंस है ना कुछ। डिजिटल लिंचिंग करी, आप लिंचिंग के खिलाफ है, आप हमेशा आवाज उठाते, तो ये क्या है? डिजिटल लिंचिंग है। आपने एक पुरुष का नाम वहाँ बदनाम किया, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया, उसके ऊपर प्रेशर डाला, आपको मोटी रकम मिल गई, तब आप चुप हो गए। कितने पुरुषों ने आत्महत्याएं कर ली इस मीटू नाम का दाना बहुत सारे पुरुषों को निगल गया। और इन लोगों का नाम कभी सामने नहीं आ पाता है। इनका ये जो लोग इतना परेशान करते हैं पुरुषों को, उनका नाम हमें सामने उनको एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन फिर वही है कि महिलाओं के नाम, उनकी फोटो आप नहीं डाल सकते, तो आपके ऊपर भी केस हो जाएगा। तो बहुत बहुत ज्यादा गंभीर मामला। अब बेसिकली तो हमें ये समझना है कि पुरुष जाए तो जाए कहाँ। अब इस सिलसिले में मुझे एक फिल्म बनानी पड़ी 2020 में, जब कोविड था। इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं मुझे उस मूवी को बनाने के लिए। मैंने जिन जिन लोगों ने मुझे कहा था कि वो बाइट देंगे या सहयोग करेंगे, जब मैं उन्हें कोविड में कॉल करी, कह रहे थे बता तुम्हारा दिमाग ठीक है, पागल हो गई हो क्या? तुम्हें फिल्म की सूझ रही, यहाँ मर रहे हैं तो खाने को रोटी नहीं है, मेरे बाप बीमार है, कोई कह रहा था मैं बीमार हूँ, कोई कह रहा था मेरी माँ बीमार है, कोई कह रहा था मेरी वाइफ बीमार है, तुम्हें फिल्म की पड़ी है। छोड़ो ना, क्या लेना देना है, जो पैसे हैं उन्हें संभाल के रखो, तुम्हें भी बीमारी में काम आएंगे, मत बनाओ फिल्म। इतना डीमोटिवेट किया मुझे लोगों ने, इतना, जिनसे बाइट लेनी थी, जिन्होंने बाइट के लिए प्रॉमिस किया था,
वो मेल्स जी जी जिन्होंने वाइट के लिए प्रॉमिस किया था, वो कोई कह रहा है जी मेरी शेव नहीं हुई हुई है, कोई ऐसे ऐसे मुझे उन्होंने कारण, कोई फोन काट दिया तुरंत, पैसे नहीं है। मैंने कहा सर मैंने तो पैसे मांगे ही नहीं आपसे, मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। हालांकि सपोर्ट तो चाहिए। जी जी ये फिल्में कैसे बनेंगी, सपोर्ट तो मुझे बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा बरखा 316 के नाम से, मेरा सभी प्लेटफॉर्म्स पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हूँ, जहाँ पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मदद करना चाहें, किसी प्रकार की भी मदद आप जी, करना जी, चाहें, मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आप आइए, उसको अबाउट में सब कुछ मेंशन है, आप जिस प्रकार मदद करना चाहें, लेकिन मुहिम को आगे बढ़ाइए। पुरुष आयोग मुझे बनाना पड़ा, क्योंकि बरखा त्रिहीन के नाम से तो मैंने बहुत सारे काम किया, तो मुझे लोगों ने कहा कि नहीं एक कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाओ तब आपकी सुनवाई होगी। चलो ऑर्गेनाइजेशन भी भूल गए। किसी ने बोला नेताओं को मिल लो, तुम्हारी तो 2 मिनट में समस्या हल हो जाए। A to Z, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आप हो, चाहे एनसीपी हो, जो मेन दिल्ली में है पार्टी, सबको मिल लिया। प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, सबको मिल डाला, सबको मिल के बाकायदा इसके बारे में बताया हमने, फिर भी चेंज नहीं आ रहा। वुमन अपीजमेंट, रैट रेस ऑफ वुमन अपीजमेंट इतनी ज्यादा है कि पुरुषों के मुद्दे दिख ही नहीं रहे। अभी हमने आपको मेल सुसाइड के डेटा बताया था, 76% ऑफ द रेप केसेस आर फॉल्स। ज्यादातर रेप केसेस जो है प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, मतलब शादी का झांसा दिया। अरे भाई तुमको छोटी बच्ची हुई जो तुम्हें झांसा दे दिया, तुम आई क्यों झांसे में? तुम क्यों नहीं अपने घर में सुरक्षित बैठती हो? तुम अगर किसी के साथ बाहर घूमने जा रही हो, अपनी मर्जी से उससे गिफ्ट ले रही हो, परसों वो तुम्हारे साथ कहीं पे घूमने जा रही हो, उसके साथ बाहर जा रही हो, घूम रही हो, फिर रही हो, फिर कंसेक्सुअल सेक्स कर रही हो, तो वो रेप कैसे है? सारे मामले जो ज्यादातर जाने जाते हैं वो जान पहचान के होते हैं, लोग उनके फ्रेंड्स होते हैं, वो घूमते फिरते हैं, फिर बाद में एक दिन अनबन हो गई या पर्टिकुलर गिफ्ट जो मंगाया गया था नहीं मिला तो वो रेप लग गया, या बोल दिया जी इन्होंने मेरे से शादी नहीं करी है तो आपने रेप लगा दिया। भाई जो लड़की गर्लफ्रेंड जब दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ मूव कर जाती है तो क्या लड़के का रेप नहीं होता? तो लड़का कहाँ जाए? कहीं लड़के की सुनवाई है? कहीं वो कह सकता है कि मेरा भी रेप हो? ऐसा तो कोई पटल है ही नहीं जहाँ पे वो अपनी बात रख सके। मेरे पास अनगिनत केसेस हैं और डेली बेसिस पे इतने केसेस आते हैं जहाँ पे अपनी पीड़ा रखते हैं, इतना दर्द भरा हुआ है उनके अंदर। एक तो मेल्स बहुत इमोशनल होते हैं, वो अपनी बात कहीं भी तो कहें किससे, इसीलिए उनके हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं। होमलेस मैन, मैंने खुद सर्वे किए हुए हैं, होमलेस मैन ज्यादा है। ओल्ड एज होम में जाके देखिए पिता ज्यादा मिलेंगे आपको। तो जो मेल का एक्सीडेंट्स जो होते हैं रोड पे वो मेल्स के ज्यादा होते हैं। इवन कोविड में जो डेथ है वो भी मेल्स की ज्यादा हुई है। तो परेशानी ये है कि सारी मार वो खा रहे हैं और फिर भी सरकारें तो आती जाती रहती हैं, सब सो रही हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पावर गेम है जो उनके हाथ में है, वो तो पैसों से सब रफा दफा कर लेते हैं। असली बात तो जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास लोग, जो गरीब लोग हैं, असली परेशानी तो उनके साथ। उनकी कहीं सुनवाई नहीं है, न कोर्ट में। 3.5 करोड़ केसेस कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, उनकी तो कोई हो नहीं रहा, सुनवाई नहीं हो रही। अभी डेली रोज फर्जी केसेस। अच्छा, फर्जी केसेस आप सोचेंगे कि भाई क्यों बढ़ रहे हैं इतने फर्जी केसेस? इजी इनकम, इजी मनी स्कीम। आज किसी के ऊपर एलिगेशन लगाया, उससे बोला 10 लाख दे दे नहीं तो पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी। उसने कहा नहीं 10 नहीं, 5 का जुगाड़ हो गया, ले छोड़ दे मेरी बात। उसने कहा चल 5 ही तो आए। 5 मिलने के बाद उसने दूसरा फंसाया, उसको बोला 50 लाख दे। ऐसे वो इतना दिल खुल गया है लड़कियों का कि वो पैसे के लिए, मतलब ये बिजनेस सिंडिकेट टाइप से है, बिल्कुल बहुत तगड़ा वाला बिजनेस है। चाहे वो 498 है, वो करोड़ों की इंडस्ट्री, अरबों की इंडस्ट्री है, जहाँ पे सबको कट जा रहा है। मैं तो बेबाकी से बोल रही हूँ, करो जो करना है मेरा, कि पुलिस का कट, वकीलों का कट, जज साहब का कट, पूरा नेक्सस है ये। और उसमें पिस कौन रहा है? मेरे देश के आम जनता, मेरे भाई, उनके माता पिता, क्योंकि पूरा जो फैमिली होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि लड़के के साथ परेशानी होती है, माँ बाप भी दुखी हो जाते हैं। उनको होली, दिवाली, दशहरा, गुरुपुरब, ईद कुछ नहीं यार, उनको सिर्फ कोर्ट की डेट। वकील 1-1 लाख रुपए मांग लेते हैं, कहाँ से लाएं वो पैसे? फिर आप मत सोचिए कि सिर्फ माता पिता या भाई बहन, एक्सटेंडेड फैमिली, चाचा, ताऊ,
जो एक्सटेंडेड फैमिली हमारी सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक लड़की के एक केस। अच्छा, ऐसी भी लड़कियां हैं जिन्होंने 17 शादी कर ली, 17 शादियां कर ली, मतलब 17 बार लूटा। अच्छा, इस तरह के भी केसेस आपके पास हैं? मेरे पास ऐसे केसेस हैं जिन्होंने 10-10 रेप केस डाल रखे, फर्जी रेप केस, और उन सबसे पैसे उगा रखे हैं। एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा। मैं जब न्यूज़ पेपर में काम कर रहा था तो एक एरिया है वाराणसी का ही, जहाँ से एक पर्टिकुलर लेडी के साथ हर साल रेप केस का मामला आता था। तो 2 बार जब मेरे पास आया तो मैंने उससे, जो वहाँ के लोकल रिपोर्टर थे, मैंने उनसे क्वेरी की ये है कौन। तो वो पता चला कि वो पटीदार का विवाद था, और जब वो विवाद बढ़ता है या केस में कहीं ये लूज होते हैं तो वो फट से रेप केस जाते हैं। ऐसे भी केसेस में आपके पास आते हैं? देखिए जी, रेप केसेस डलते कब है? एक तो प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, दूसरा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कोई सा भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट उसको सेटल करना, महिला को डाल दो बीच में। तीसरा रिवेंजफुल, आपसी मतभेद हो गया, कोई भी डिस्प्यूट हो गया, रेप केस डाल देंगे। अब जैसे ही आपके ऊपर रेप केस, आप इतना डर जाओगे, आप इतना सहम जाओगे कि पता नहीं अब क्या होगा, इतना ट्रॉमा में चले जाओगे कि कितनी बार मैंने ऐसा देखा है कि इतने ट्रॉमा में चले गए कि तुरंत जाके सुसाइड कर लिया। जैसे मैं आपको मीटू वाला बता रही थी, तो एक लड़का था जनपद में काम करता था, उसका नाम था स्वरूप। उसने इतना डर गया जब उसको उन्होंने बोला कि आपके ऊपर ऐसा मीटू का आरोप है। जब कंपनी ने बोला तो उसने तुरंत जाके अपने घर में जाके, क्योंकि वो 10 सालों से उस कंपनी में काम कर रहा था और स्टार परफॉर्मर था, और उसने देखा कि यार ये लोग मुझ पे भी यकीन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक लड़की ने बोल दिया है, और वो भी ऑफिस पॉलिटिक्स के चलते हैं, और ये मुझ पे यकीन नहीं कर रहा, और ये मुझे बोल रहे हैं कि मैं रेपिस्ट हूँ। वो घर गया, उसने फांसी का फंदा लगा दिया। 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। फांसी का फंदा लगाने से पहले उसने सुसाइड लेटर में ये लिखा है कि मैं मर कर भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाऊँ। देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो गोल्डन पीरियड था उसका काम करने का। एक युवा था जिसकी 6 महीने पहले शादी हुई, और उसकी पत्नी भी उसी ऑफिस में काम करती थी, उसको तक नहीं सूचना थी इस बात की। तो वो कौन सी कमेटी थी जिसने रातों रात डिसाइड कर लिया? कि कमेटी में तो सब लोग बैठते हैं, लेकिन उनको कहीं बैठाया नहीं गया, ना उनसे कोई क्लैरिफिकेशन मांगी गई, बस ओवरनाइट बोल दिया गया, एकदम से बताया कि आपके ऊपर मीटिंग, आप लैपटॉप जमा कराइए, केस जमा कराइए, कल से आने की जरूरत नहीं है। वो इतना डर गया, सहम गया, इतना परेशान हो गया। उसे पता है कि इससे निकलना तो नामुमकिन है। और फाइट बैक करने के लिए ही ये फिल्म बनाई है वन साइड। मैं उसी पे आ रहा था कि आपने 2 फिल्में बनाई हैं, इसमें द कर्स ऑफ मैनहुड, ये आपकी डॉक्यूमेंट्री है, थोड़ा इसके बारे में बताइए, और ये फिल्म बनाने की आपको जरूरत क्यों पड़ गई? जरूरत तो आप देख रहे हैं, इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, 10 सालों से मैं बोल रही हूँ। कोई मंत्री इस पे, लॉ मिनिस्टर साहब तीनों से मिल चुके हैं। सदानंद गौड़ा पहले थे, उसके बाद रविशंकर आए, उसके बाद किरण रिजिजू। इन सब से मैं 2-2, 3-3 बार, 4 बार तो मैं किरण रिजिजू से मिल चुकी हूँ, और अनगिनत बार मैं रविशंकर जी से मिल चुकी हूँ, 2 बार सदानंद। इन लोग का रिस्पॉन्स क्या है? इन लोग का रिस्पॉन्स होता है जैसे सदानंद गौड़ा, सभी लॉज मिसयूज हो रहे हैं। तो मैंने कहा सर सभी लॉज मिसयूज हो रहे हैं, मुझे एक लॉ बता दीजिए जहाँ पे पूरा परिवार 2 महीने के बच्चे को भी जेल हो गई हो, अब मुझे सिर्फ एक कानून का। अरे नहीं बरखा जी, बस ऐसे ही है, अब मुझे थोड़ी जल्दी है, जाना है। तो अगर लॉ मिनिस्टर हो के अगर लॉ का मिसयूज हो रहा है और ये वो कह रहे हैं, तो इसका मतलब लॉ हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। बिल्कुल, एक तो लॉ पहले ही इतना बायस्ड है कि वो लड़कियों की सुनता है। अब जब एक महिला आपके पास खुद जाकर के इसके मिसयूज के बारे में बता रही है, तो आप कह रहे हैं सारी इतना आपने कैजुअली ट्रीट किया इस पूरे मुद्दे को। उसके बाद रविशंकर जी को तो बहुत ही ज्यादा परहेज था मेरे से। जैसे ही मैं सवाल उठाती थी उनसे, तो वो कहते थे इन महिला को बैठा दो। तो मुझसे सवाल ही नहीं लेने थे। पार्लियामेंट में मैं घुस गई जबरदस्ती कि नहीं, मैंने तो रविशंकर जी आज आपसे बात करनी ही है इस मुद्दे पे। आप हमारे कानून मंत्री, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? मेरा मूड ठीक नहीं है। मैंने कहा सर आपके मूड से मुझे कोई लेना देना, देश को क्या मतलब है, मुझे ये बताइए कि मेरे भाइयों के लिए आप क्या करते हैं। उसके बाद भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला मेरी ये एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। ये आपको अंदर की बातें बता रही हूँ। किरण रिजिजू सर से मैं 4 बार मिल चुकी हूँ। किरण रिजिजू सर भी बोलते हैं हाँ देख रहा हूँ। वो थोड़ा समझते हैं इस बात को। अभी हाल में ही हमारी 4 बार मुलाकातों की वजह से अभी उन्होंने थोड़े सा इस मुद्दे को उठाया है। इसी साल पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि बच्चे बहुत सफर कर, इनको इस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट में जिन फैमिलीज के कि साथ जो मैरिटल डिस्कॉर्ड होता है, मतलब जिन
परिवारों में ये हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तकरार होती है, जो डाइवोर्स केसेस हैं, उनके बच्चे बहुत सफर करते हैं। ये तो सच्चाई है, बच्चे तो सफर करेंगे ही। बच्चों का तो डाइवोर्स नहीं होता, माता पिता का डाइवोर्स होता है, और वो लिटिगेशन इतना लंबा होता है जिसमें बच्चे बहुत सफर करते हैं। ऐसे बच्चे जो है न पढ़ पाते हैं, उनकी सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, बड़े क्रिमिनल माइंडेड बन जाते हैं। तो हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। कानून जो होता है वो देश के लिए होता है, देश में रहने वाले सिटीजन्स के लिए होता है, लेकिन टू मच इंटरफेरेंस ऑफ लॉज इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब ये परिवार जो है, ये जो मैरिज जो हमारी एक है, ये संस्कार जो संस्था है, इसको ब्रेक कर रहा है। टू मच इंटरफेरेंस। मैं ऐसा समझती हूँ कि ये मुद्दे जो हैं घरों में बैठ के सुलझाए जाने चाहिए। छोटी छोटी बातों पे 100 नंबर कॉल, उसके बाद पुलिस स्टेशन, उसके बाद झूठी धमकियाँ, और ये सब से क्या हो रहा है, परिवार खत्म हो रहा है। अभी तो यही नहीं समझ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 498 जो है वो लीगल टेररिज्म है। ये सुप्रीम कोर्ट ने काम नहीं किया, इन्होंने उसको स्क्रैप नहीं किया। हमने हजारों बार मिल लिया, सुषमा जी से मिले थे। सुषमा जी जब ये कानून बना था तब उनसे मिले, यूपीए लाई थी ये कानून, तो बोली अरे जब हम आएंगे तो इसे हटा देंगे। वो आई, कोई नहीं हटा इसको। हमने कहा चलिए हटाइए मत, स्क्रैप ना करिए, कम से कम एक मिसयूज क्लॉज डाल दीजिए, कोई भी महिला इसका मिसयूज करेगी तो उसे दंडित किया जाए। जब हम कहते हैं हैंग द रेपिस्ट, तो ये क्यों नहीं कहते हैंग द फॉल्स अक्यूजर? जिसने फर्जी केस डाला वो भी तो बलात्कार से कम नहीं है, आपने पूरे परिवार का बलात्कार किया, तो आपको भी तो हैंग करने चाहिए। लेकिन कोई मांग करता है, मैंने तो नहीं देखा किसी को मेरे अलावा इस मांग को करते हुए। लोग तो बहुत डरते हैं इस चीज को बोलने में, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि एक परिवार में आपने 4 लोगों को मार डाला, तो वो भी तो बलात्कार से कम नहीं है। तो इसी में बार बार ये कह रही हूँ कि जो महिलाएं हैं, मैं उन्हीं के खिलाफ हूँ जो इस कानून का मिसयूज कर रहे हैं। और माताएं और बहनें, आप देखिए तिहाड़ जेल में भरी पड़ी है। तो ये इशू है जो है, ये सिर्फ माताएं और बहनों का नहीं, छोटे बच्चों का भी है, जो लड़के हैं। अब जैसे महिला आयोग है, ये जो काम करता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छा, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बेटा मरवाओ। अभी जो छोटे बेटियों के लिए काम करते हैं, तो बेटों के लिए कौन काम करे? तो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री पॉलिसीज बेटों के लिए क्यों नहीं बनाती? तो ये योजनाएं बनाते हैं, अभी शहीद मरेगा तो उसके बच्चों को हम पैसे देंगे, स्कॉलरशिप देंगे। शहीद का बेटा शहीद मरेगा तो बेटे को 2500, बेटी को 3000। क्यों? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये हमारी बीजेपी लाई थी स्कॉलरशिप स्कीम, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन मुझे बर्दाश्त नहीं होती। दोनों को एक ही पटल पे रखो ना, दोनों के साथ एक सेम ट्रीटमेंट करो। मरा तो शहीद था, वो तो पुरुष था, आपने उनके भेदभाव क्यों किया? तो ये भेदभाव की राजनीति को खत्म। जो आपने डॉक्यूमेंट्री शूट की थी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है द कर्स ऑफ मैनहुड, वो अनहर्ड क्राइज ऑफ मेन के ऊपर बनी, मतलब पुरुषों की पीड़ा हमने उसमें दिखाई है अलग अलग जगहों से। कोविड था तो आपको मैंने बताया, फिर मैं बह जाती हूँ दूसरी ओर, क्योंकि बहुत इमोशनल हुई इस मुद्दे को लेकर के। खैर इमोशंस से तो नहीं कोर्ट चलते, फैक्ट्स के साथ भी आपको मैंने डेटा भी बताया है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे पूरे देश भर में से अलग अलग पुरुषों ने मुझे वीडियोस भेजी। मेरे पास हजारों वीडियोस हैं, मैं सब तो नहीं डाल सकती, कुछ डाली थी उसमें। और वहाँ पे मैंने ये कोशिश करी है कि जो पुरुषों की पीड़ा है वो एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया। और अभी मैंने जो दूसरी मूवी बनाई है, ये शॉर्ट फिल्म है, ये है वन साइडेड लव। इसमें हमने हमारे को डायरेक्टर साहब भी हैरी और पूरी टीम जो है, मैं उनका धन्यवाद करूँगी, उन्होंने बहुत सहयोग किया उन्होंने। हमने जब ये फिल्म बनाई है, ये फिल्म है आधारित है वर्क प्लेस पर, जो लड़कों के ऊपर फर्जी केस हो जाते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट। ऐसा होता है कि लड़के लड़कियां आजकल सभी ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे दूसरे संस्थान हो, सभी जगहों पे जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे लड़के लड़कियां सब साथ में काम करते हैं। अब कई बार लड़कों के ऊपर फर्जी केस लग जाता है, उसकी वजह से उनकी नौकरी चली जाती है, और फिर सब लोग उनको बॉयकॉट कर देते हैं। तरीके से लोग उनके ऊपर शक करने लग जाते हैं, उनके माता पिता भाई बहन भी उनके ऊपर शक करने लग जाते हैं। वो टूट जाता है और वो फिर सुसाइडल हो जाता है। और जब वो सुसाइडल हो जाता है तो वो हमें कांटेक्ट करता है, हम उसे फाइट बैक करने की एक स्पिरिट देते हैं। तो इसमें 2 मैसेजेस हैं। एक पहला तो आपको कि फर्जी केसेस लड़कों के ऊपर धड़ल्ले के साथ हो रहे हैं। अब ये कारण कोई भी हो सकता है, लड़की को ऊपर जाना है लड़के से,
उनकी प्रमोशन होनी है उनको, या कोई रिवेंज है उनका, आपस में कोई सेटलमेंट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्प्यूट चलते रहते हैं, उनको सेटल करना है, ये है, या फिर लड़का अमीर अच्छा पैसे वाला है, पैसे में कुछ भी हो सकता है इसके पीछे। अब दूसरा आपको बताऊंगी कि यहाँ पे दूसरा मैसेज जो है वो है कि सुसाइड मत करो, फाइट बैक करो। जैसे ही वो लड़के ने मुझे संपर्क किया, मैं उससे मिली और उसको फाइट बैक करने के लिए कहा और उसने फाइट बैक किया। आज वो जीवित और प्रेरणा दे रहा है दूसरे लड़कों को कि फाइट बैक करें। अक्सर लड़के इतना टूट जाते हैं ना, उनके जब कहीं कोई सुनवाई नहीं। अब सुशांत सिंह राजपूत का ये केस देख लीजिए, मुझे याद है मैंने घंटों टीवी पे बहस करी है और मैंने वहाँ पे स्पष्ट बोला है, रिपब्लिक वगैरह टाइम्स पे, तुम तो सिर्फ एक सुशांत कौर हो रहे हैं, तो लाखों मर रहे हैं, तो सिर्फ सुशांत का ही मेंटल हेल्थ की क्यों बात करनी है, या उसने सुसाइड कर लिया या क्यों कर लिया इस पे, तो ये तो लाखों लड़के रोज कर रहे हैं, उनके मेंटल हेल्थ के बारे में आप कभी बात ही नहीं करते। मेन मेंटल हेल्थ के ऊपर मैं बहुत सारे प्रोग्राम करना चाहती हूँ, आगे करूँगी भी, अब धीरे धीरे ही होगा। इस साल मैंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी है मेन की बात को लेकर। एक्चुअली क्या था कि मोदी जी मन की बात करते हैं, मैं मेन की बात करती हूँ, तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं मेरे मेन की बात। फिर मैंने FM चैनल्स के साथ मेन की बात करी। फिर मैंने अभी हाल में ही मुझे रायसोनी कॉलेज ने बुलाया था नागपुर एक सेशन के लिए जाविया किताब पे, तो वहाँ पर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मेन की बात नागपुर में, बहुत अच्छा कवरेज था उसका। फिर उसके बाद हमने पानीपत में करी मेन की बात। उसके बाद अभी हमने रायपुर में, मुझे एम्स रायपुर ने टेड टॉक के लिए इन्वाइट किया था, तो मैं टेड टॉक देने गई थी, तो वहाँ पर भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मेन की बात, जहाँ हम पुरुषों की पीड़ा सामने रखते हैं, जिससे कि जागरूकता, अभी तो मैं जागरूकता ही फैला रही हूँ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। देखिए हमारी दोनों मांगे थी, दोनों नहीं पूरी हुई अभी तक, तो हम सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैला सके, क्योंकि पुरुष ना तो रोके दिखाता है किसी को, वो अपने अंदर दर्द रखता है, इसीलिए हार्ट अटैक पुरुष को ज्यादा है। वो अपना रोना कहीं रो नहीं सकता, इसीलिए मैं बोलती हूँ पुरुषों को जो मेरे पास केसेस आते हैं, स्पीक अप मैन, स्पीक अप। मैं यहाँ तक बोलती हूँ उनको कि केसेस डालो, आप लोग केसेस डालो, जब पता चले कि ये फर्जी केस साबित हो गया है तो आप काउंटर केस डालो, डिफेमेशन केस डाला करो। इतना टूट चुके होते हैं, वो डरते हैं, वो डालते नहीं। हाल में ही मेरे पास एक PhD दुल्हन का केस आया था हरियाणा से, जिसने हाई वोल्टेज ड्रामा किया था, पूरे मीडिया को इकट्ठा कर लिया रात 12 बजे। ये लड़का मुझसे 20 लाख रुपए मांग रहा है और मुझसे फॉर्च्यूनर मांग रहा है। अच्छा, मैं यही पूछने वाला था कि जो डाउरी केसेस है इसके रेशियो क्या है जो फॉल्स केसेस के, और थोड़ा इस पे विस्तार से बताइएगा। डाउरी केसेस जो है 498 हो गए, धारा सबसे ज्यादा लगती है, 90% से भी ज्यादा फर्जी, सिर्फ और सिर्फ पैसों का सेटलमेंट है। कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है कि ये लीगल टेररिज्म है, उसको बंद करो, लेकिन बंद नहीं हो रहा, क्योंकि फिर वही बोल रहे हैं, पैसों का आदान प्रदान इतना ज्यादा इन्फ्लो है पैसे का। वकील कहते हैं, वकील मेरे सामने मैंने खुद देखा हुआ है 30,000 में कहते हुए 6 का पैकेज डाल, लड़कियों को बोलते हैं 6 का पैकेज डाल, लड़के के ऊपर, लड़के के बाप के ऊपर बलात्कार डाल, भाई के ऊपर बलात्कार का केस डाल, लड़के के ऊपर अननेचुरल सेक्स का केस डाल, तमाम केस वकील डलवाते हैं और लड़कियां डालती हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि वकील की कोई गलती है, वकील का तो पेशा है, वो तो अपना पेशे के हिसाब से बता रहा है, लेकिन वो लड़की, वो किसी की तो माँ है, किसी की तो बेटी है, किसी की तो बहन है। आप ये सोचिए, वो भी तो किसी का लड़का है, वो भी तो किसी का भाई है जिसके ऊपर फर्जी केस डाल रहे हैं। और जो लोग आज मौन है ना, उनके लिए एक मैसेज है कि आज घर में उसकी आग लगी, कल तुम्हारे लगेगी। आज उसका पिता, उसका भाई, उसका बेटा है, उसका बॉयफ्रेंड, उसका हस्बैंड, कल तुम्हारा होगा। जागो जागो जागो, जितनी जल्दी तुम जागोगे उतनी जल्द सरकारें जागेंगी। सरकारों को जगाना पड़ेगा, ये घोर निद्रा में सो रहे हैं, तो ये जगाने का काम सब भाइयों बहनों को मिलकर करना पड़ेगा। अच्छा मैम, आपने कहा कि जो एक कारण तो पैसा हो गया, इसके साथ और कारण क्या है? एजुकेशन लेवल पे, संस्कार लेवल पे, जो भारतीय संस्कृति है उसमें कुछ ऐसी कमी आई है जिसकी वजह से आप इसमें बड़ा ऑब्जेक्ट किसे देखती हैं? देखिए, संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। जॉइंट फैमिली कल्चर इतना अच्छा था, जी, हमने उसे पूरा खत्म कर दिया। जॉइंट फैमिली जब होती थी, डिवीजन ऑफ लेबर होता था, डिवीजन ऑफ लेबर ही नहीं होता था, सिर्फ हम एक दूसरे के साथ खड़े होते थे। अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो 8-10 लोग मिलके सॉल्व कर देते थे, उस घर से बाहर जाई जाती थी बातें। हमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, हमने
बिल्कुल त्याग दिया। हमने तुरंत क्या सोचा कि वेस्ट को सिर्फ कॉपी कर लो, एप कर लो वेस्ट में। हम इतनी होड़ में लगे हुए हैं वेस्ट को एप करने की, कॉपी करने की, कि हमको लगता है कि बस हम मॉडर्न बन जाएं, हम किसी की नहीं सुनेंगे। माय बॉडी माय चॉइस के नाम पे आप सब कपड़े उतार देंगे, सब कुछ करेंगे, हर काम करेंगे जो कि हमारे जो संस्कार हैं उनके विरुद्ध है, हमारे कल्चर के विरुद्ध। आपने सब कुछ कर लिया है। आपने अपनी पूरी जॉइंट फैमिली कल्चर को तो खत्म करा था, उसके बाद आपने न्यूक्लियर फैमिलीज के भी खत्म कर दिया। अब तो सिंगल पेरेंटिंग आ गया है। मतलब बच्चा माँ को दे देंगे, वोट तो माँ को देती है, तो बाप की उसको प्यार कैसे मिलेगा? दादा दादी को तो भूल जाइए, उनको तो दरकिनारे कर दीजिए। लेकिन क्या पिता का प्यार नहीं मिलेगा और बच्चा पल जाएगा? बहुत कम केसेस होती हैं जब पिता को बच्चा मिलता है हमारे देश में। लेकिन मैं तो उसे भी गलत कह रही हूँ, माँ का प्यार भी बहुत जरूरी है। तो माता और पिता दोनों का प्यार बहुत जरूरी है। तो जो लोग शादी करने जा रहे हैं, उनके लिए विवाह के बंधन में बनने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मैसेज है, विवाह के बंधन में तब बंधिए जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते। आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह उस विवाह के बंधन को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा के आगे लेके जाइए, ना कि लड़ाई झगड़ा और फसाद और ये झूठे एलिगेशंस लगा करके तोड़ फोड़ मचाइए। क्योंकि डाइवोर्स जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, रोज प्रतिदिन ये जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। इसे रोकना है, उसके लिए आपको हमारे ग्रंथों में, वेदों में इतना कुछ है, आपने वो भी छोड़ दिया। आपको लगता है कि ये सब बेकार है, इन सब बेकार बातें। बाप जो बड़े बूढ़े हैं घर के, उनको तो आपने बैठते भी नहीं कभी उनके साथ। आप इतने मटीरियलिस्टिक और इतने मनी माइंडेड हो गए, इतने मशीन की तरह हो गए हो कि आप घर में किसी की नहीं सुनते हो, आप सिर्फ पैसे को मोल देते हो। ये सब बहुत सारे कारण है। जितना हम अपनी संस्कृति से दूर जाते जाएंगे उतना इस देश का दुर्भाग्य होगा कि देश टूटेगा। 2 जजेस की जो बेंच थी, उनका जो रिजल्ट था वो ये था कि एक जज साहब कह रहे थे मैरिटल रेप कानून बनना चाहिए, दूसरे जज साहब कह रहे थे कि नहीं बनना चाहिए। अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में, अब हम जल्द सुप्रीम कोर्ट में भी जाने वाले हैं अपनी PIL लेकर। अब बताती हूँ कि अब मुद्दा क्या है। मैरिटल रेप में हस्बैंड वाइफ के बीच में, मतलब पति पत्नी के बीच में बलात्कार, ऐसा कानून मांगा जा रहा है। अब पति पत्नी के बीच में बलात्कार आएगा तो पति क्या करेगा? मतलब बेडरूम में वीडियो चलाए और उस पे रिकॉर्ड करे कि ये कंसेक्सुअल सेक्स का मतलब आपसी सहमति से बनाया हुआ रिश्ता था या फोर्सफुली उसने किया है कुछ, तो ये वीडियो बना करके पॉर्न जो है वो कोर्ट में दिखाए, मतलब एक सबूत वो सबूत इकट्ठा, या फिर कंसेंट फॉर्म साइन कराए। अच्छा, कंसेंट फॉर्म साइन भी करा दिया, 5 मिनट बाद उन्होंने कंसेंट हटा दिया, अब लड़के को तो पता नहीं, तो वो भी बड़ी समस्या है। तीसरी चीज, जज साहब को बुला ली, मैंने तो निमंत्रण दिया है जज साहब को कि आप मेरे कमरे में आके बैठिए और देखिए कि कॉन्सेक्सुअल था या फोर्सफुल था, आप ही बता दीजिएगा, क्योंकि आप ज्यादा ज्ञानी हैं। टेक्निकलिटीज के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई मुद्दा भी नहीं बचा देश में बात करने के लिए। इसको घंटों इन्होंने डिस्कस किया है, जबकि ये फिर मैं बोल रही हूँ परिवार पूरी तरीके से टूट जाएंगे। जो अभी 90% का आंकड़ा मैं बता रही थी ना आपको कि 498 मोर देन 90% मिसयूज है, ये 200% मिसयूज होगा, 200% मिसयूज, क्योंकि कोई हस्बैंड प्रूव ही नहीं कर सकता। ये टेक्निकल पॉइंट्स है, अगर मेरे को पता है तो क्या जज साहब को नहीं पता? बिल्कुल। तो क्या मतलब एक सुयोजित आपने एक योजना बनाई है भारत की फैमिलीज को तोड़ने की। सबसे ज्यादा तो हमारी हिंदू फैमिलीज टारगेटेड होगी, क्योंकि यहाँ पे तो टारगेट होंगे हिंदू भाई, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है। तो क्या होगा, मेरे हिंदू भाई तो कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि मैंने इस रेप के करना क्या है, मेरे को 10 साल की जेल हो जाएगी। तो मैरिटल रेप जो है इतना खतरनाक कानून है, मैं इसका भरसक विरोध कर रही हूँ। मैं इसका इतना विरोध कर रही हूँ, मैंने टीवी चैनल्स पे बैठ करके इसका विरोध किया है। जिस दिन भी डिस्कशन होता है हम बहुत ट्विटर पे बहुत विरोध करते हैं, दूसरे सोशल मीडिया पर बहुत, ग्राउंड पे उतर के हम इसका विरोध करेंगे अगर ये कानून बनने में। अभी तो डिस्कशन फिर शुरू हो रहा है, फिर जब अगर कोई निर्णय आता है मैं इसका ग्राउंड पे बहुत विरोध करने वाली हूँ, क्योंकि पूरे परिवार की संस्था को खत्म कर देगा, मैरिज इंस्टीट्यूशन को जीरो कर देगा। तो इससे पहले आप मैरिजेस बंद करिए, बैन मैरिजेस करिए। और यहाँ पे आपको ये बताऊँ तो ट्विटर पे लगातार दिसंबर से कई बार मैरिज स्ट्राइक ट्रेंड कर चुका है। वो मैरिज स्ट्राइक इसलिए ट्रेंड करता है क्योंकि लड़के क्यों शादी करें, क्योंकि आज शादी करें, हनीमून पे लड़के को बोल दिया कि दिन में तो हमारे साथ
फोर्थ सेक्स किया है, मैरिटल रेप हुआ है हमारा लड़का तो 10 साल के लिए जेल, पूरा परिवार खत्म। जी। तो ऐसी एक माँ कितने सपनों से अपने लड़के की शादी करती है, कब वो पैदा होता है, कब वो बड़ा होता है, कब वो नौकरी पे जाता है, कितने एक एक दिन के उसके सपने होते हैं, कितने पैसे, कितने इमोशंस, कितना प्यार इन्वेस्ट किया होता है माता पिता ने अपने बच्चे के लिए इस दिन को देखने के लिए कि उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। तो ये बहुत हैरेसमेंट है, और वो भी हैरेसमेंट बूढ़ी माता पिता की। इसके खिलाफ आवाज हम सबको उठानी चाहिए। मैम, आपने जैसे कहा कि जो कोर्ट है इस पे जो ये कानून लेके आ रही है, क्या कहीं ना कहीं आप ये देखती हैं जो कोर्ट है वो खुद ही भारतीय जो संस्कृति में जो फैमिली का स्ट्रक्चर रहा है उसको बर्बाद करने में तो नहीं लगी हुई है? बिल्कुल, मैं तो यही देखती हूँ। पहले तो इतने सारे बायस कानून पहले हैं जिसके लिए हम इतने दिनों से विरोध कर रहे हैं, उन्हें तो हटाया नहीं, ना कोई स्क्रैप किया आपने, लेकिन आप अब और ला रहे हो मर्डर। जबकि मैरिटल रेप कानून पहले ही कवर्ड है, वाइफ्स के पास पूरा उनका समाधान है कि वो कैसे पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस डाल सकती हैं, वो सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है उनके साथ तो वो जा सकती हैं पुलिस में, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकती हैं, वो सब कुछ है। लेकिन फिर भी देश को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, RIT फाउंडेशन जो इसके ऊपर काम कर रही है, वो ये बाहर की संस्थाओं उनको फंडिंग दे रही है भारत को तोड़ने के लिए। बड़ा इशू ये है, कितने ही केसेस आने के बाद भी भारत को लगातार रेप कंट्री क्यों बनाया जा रहा है, क्यों इतना रेप का आंकड़ा बढ़ा? क्योंकि ये भी फ्रॉड केसेस का जो फ्रॉड आंकड़ा है, गलत आंकड़े इकट्ठे जाते हैं, उसके लिए भी पैसा दिया जाता है कि भारत को बदनाम कैसे किया जाए, भारत को बैड लाइट में कैसे लाया जाए। भ्रूण हत्या की बहुत बातें होती है। भ्रूण हत्या आज के डेट में कॉन्सेक्सुअल सेक्स का जमाना है, कौन जानता है कि वो लड़का था कि लड़की थी। सब तो 21वीं सदी में रह रहे हैं, जैसे ही नहीं बनी तो वो अबॉर्शन कराने चल पड़े। तो अबॉर्शन में कौन देख रहा है लड़का था कि लड़की थी? तो ये बातों को नहीं हम सोचते। भ्रूण हत्या को बोल के आज भी हमने फंडिंग लेके आनी है, बाहर अपने देश को बदनाम करना है। हमारे देश को रेप कंट्री कहा जाता है, मैं बिल्कुल किसके खिलाफ हूँ, रेप कंट्री नहीं है। हमारा देश महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित है, जबकि सुसाइड कंट्री, ये सुसाइड कंट्री है। यहाँ पे हर परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ की लड़के नहीं सुरक्षित। तो सरकार को अब ये सोचना चाहिए कि लड़कों को भी कोई सुरक्षा प्रदान करे, वो जिस तरीके से भी करना चाहे वो करे। मैम, लास्ट में चलते चलते ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा, वो हमारी पब्लिक के लिए है और उन लोगों के लिए है जो इससे परेशान है कि वो ऐसा क्या करें कि अगर उनके खिलाफ ऐसा केस होता है तो वो अपनी बात कहाँ रखें, किस प्लेटफॉर्म पे रखें और किस तरीके से रखें? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सबको कहना चाहूँगी कि इलेक्शन आते हैं, आपके घर में सभी आते हैं, लीडर MP आते हैं, आप वोट मांगने। तो आप वोट जो मांगने आए तो उनसे पूछिए कि कल को मैं ये फेस करूंगा कि आप मेरे साथ खड़े हैं। इससे मैं चाहती हूँ कि मेल वोट बैंक खड़ा जी, और कम से कम ये जो सोते हुए लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं हमारे, इन्हें जगाया जा सके जी। दूसरा, जो आम आदमी है, जब भी उसके साथ सबसे पहली बात तो कैमरा, जहाँ कैमरा हो वहीं किसी से मिले, विदाउट कैमरा किसी से ना मिले, लड़की से जी, चाहे वो कितनी भी आपकी नजदीकी दोस्त है, फ्रेंड है, भाई बहन है, आप दूर के सगे भाई बहनों में नहीं होता। अभी तो खैर उसमें भी आ गया प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स में, लेकिन आप उनसे सतर्क रहिए, कैमरा जहाँ पे लगाओ वहीं पे मिलिए। दूसरा, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखिए, SMS पे बात करिए, ईमेल्स पे बात करिए, रिकॉर्ड रखिए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, आधी चीज़ें डिलीट कर दी जाती हैं और आधी चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं। और पुरुष को हमेशा गिल्टी फ्रॉम द फर्स्ट डे, पुरुष गिल्टी होता है। जैसे तनुश्री दत्ता ने जैसे ही नाम लिया, बड़े बड़े नाम लिए, नाना पाटेकर, विवेक अग्निहोत्री और गणेश अवतारे, पूरी दुनिया ने माना कि तनुश्री दत्ता के साथ बहुत गलत हुआ था। हर मीडिया चैनल ने उससे बैठाया, घंटों की बहस हुई भारत में। किसी ने पूछा नाना पाटेकर से, तो भाई तुमने कुछ किया था क्या किया था, ये तो बता दो। अब 10 सालों बाद ना तो कोई एविडेंस देना है, डिजिटल लिंचिंग करी। तो मेरे को लोकमत टाइम्स में बुलाया था, तो मैंने तनुश्री दत्ता से पूछा कि आपने बड़े बड़े नाम ले लिए, लेकिन ये 10 साल पहले की जो FIR में लेके आई है, यहाँ पे तो कहीं पे सेक्सुअल मोलेस्टेशन आपके साथ हुआ, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है, तो FIR में क्यों नहीं है जिक्र? होना चाहिए ना जी। अगर हुआ था तो तभी भी तो होना चाहिए। आज आप अपना करियर रिवाइव करने आएंगे, पैसे कमाने आएंगे यहाँ, तो ठीक है।
तो और मैंने दूसरा सवाल उनको एक्सपोज करने के लिए पूछा, मैडम एक बात बताइए, जो कैमरा बॉयज होते हैं जी जो स्पॉट बॉयज होते हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, ड्रेस डिजाइनर हैं, वो तो आपको छूते हुते भी हैं, वो नहीं कह रहे आपके साथ मी टू, क्योंकि उनका नाम लेने पे तो आपको कोई मीडिया वाला बैठाता हाइप नहीं मिलेगी, आपको ना कोई हाइप मिलती, ना आपका ग्रीन कार्ड जो आप बनवाने की कोशिश करे थे ना वो मिलता, ना आपको पैसा मिलता, ना ऑडी मिलती। बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था उनको। एक मैंने लाइन बोली थी जो बहुत वायरल हुई, न सारे पुरुष रावण हैं और न सारी महिलाएं सीता हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं किसी भी बलात्कारी पुरुष या जो भी गलत काम करे उनके साथ नहीं खड़ी, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं उन बेगुनाह इनोसेंट पुरुषों के साथ खड़ी हूँ जिन्होंने वाकई में भी उनका कोई कसूर नहीं होता, लेकिन जो लॉज हैं वो इस तरीके के हैं, वुमेन सेंट्रिक हैं कि पुरुषों की कहीं सुनवाई नहीं है और उनको जेलों में ठूस दिया जाता है। अब जेल में आप सोचते हैं जेल में ठूस देने के बाद तो क्या क्रिमिनल बड़ा ही बन के निकलना है, वो मतलब क्या बोलते हैं उसके पास चार्जेस लगे या फॉल्स भी हो जाए, फिर भी बाहर आने के बाद वो समाज नहीं मानेगा। केस लड़ते रहे कोर्ट में तो तारीख पे तारीख मिलती है, आपने लगातार इतने सालों केस लड़ा, उसके बाद आप बाहर आ भी गए, किस खत्म हो गई आपकी तो दुनिया, आप किसको बताओगे नहीं जी हमने नहीं कुछ किया था, हमको एक्विटल मिल गया। रोहतक केस में खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो लड़कियों ने तो बेल्ट से मारा था, याद होगा, महीनों चला था, डिस्कशन हुआ था टाइम्स नाउ वगैरह सभी चैनल्स में। तो क्या हुआ था उसमें, वो 3 बार लड़कों को एक्विटल दे दिया कोर्ट ने, आपको पता है, सबने तो उन्हें बलात्कारी मान लिया था तीनों लड़कों को। आर्मी में जा रहे थे, पुलिस में जा रहे थे वो लड़के, तीनों का करियर बर्बाद कर दिया। सर्वजीत 6 साल तक जेल वो कोर्ट जाता रहा। दिल्ली की रेड लाइट पे खड़ा था लड़का, लड़की कहती है कि मेरे साथ इन्होंने मोलेस्टेशन कर दिया। बताइए, रेड लाइट जहाँ 100 लोग खड़े थे, 100 लोग उस रेड लाइट पे हमेशा खड़े होते हैं, वो बोलती है कि मेरे साथ रेप हो, मेरा मोलेस्टेशन कर दिया। अगला लड़का, वो लड़की तो कनाडा भाग गई, जसलीन कौर, लड़का 6 साल लगातार बिना बात के कोर्ट जाता रहा, उसका पूरा करियर खत्म कर दिया। क्या मिला है इस लड़की को, लड़की खुद तो भाग गई। अभी आपने देखा होगा नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड को, बिहारी जो गार्ड कितना पीटा है उस महिला ने, और कैसे उसको कहाँ छुआ है, कितनी गलत तरीके से गालियां, इतनी गाली तो मैंने पूरी जिंदगी में सुनी जितनी उस दिन मैंने उस वीडियो में सुनी। मैं यही बनारस में थी उस टाइम, जिस टाइम मैंने तुरंत बनारस में सारा काम रोक दिया, मैंने नोएडा पुलिस से बात करी और मैंने कहा इस महिला की तो तरह का अरेस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि उसको दूसरे दिन बेल दे दी, दूसरे दिन उसने पूरी बिहारी कम्युनिटी को गाली दी थी, सिर्फ उस गार्ड को नहीं, पूरी बिहारी कम्युनिटी को। मैं तो कहती हूँ कि कैसा सिस्टम है, कैसा सिस्टम है। आपने इतनी गंदी गालियां पूरी बिहारी कम्युनिटी के लिए, कुछ भी आपने स्टेप नहीं लिया, आपने 2 दिन बाद उसको बेल दे दी, पुलिस उसको ऐसे लेके जा रही है गाड़ी में जैसे कोई वीआईपी है। तो ये क्या है, इसी को चेंज करना है, इसी को चेंज करना है। ऐसे तो मैं आपके पास, मेरे पास तो हर केस है। अभी रोहतक का 2-4 महीने पुराना केस आप सुनिए, निर्भया से भी भयानक हुआ उस लड़के के साथ। एक लड़का फार्मर है, मतलब किसान है, वो अपने घर लेट आया, घर में लेट आता था और अनबन पहले भी रहती थी, ऐसा नहीं कि उसी दिन अनबन। मारा पीटा गया उसको, वाइफ ने मारा, सास ने मारा, साली ने मारा, साला ने मारा, सबने मारा पीटा, होती है मारपीट, हर जगह होती रहती है आजकल, तो बड़ी कॉमन चीज है। मारा पीटा नहीं, सिर्फ 2 पैकेट लाल मिर्च के उसके प्राइवेट पार्ट्स में डंडे के साथ डाले, उसकी आंतड़ियां टूट गई और वो पीजीआई रोहतक में भर्ती था। मैं उसको मिलने गई थी, मेरे YouTube पे डला हुआ है, आप वो से देख सकते हैं। तो क्या ये निर्भया से कम था, क्या उसकी पीड़ा कम है? वो उसके परिवार वालों ने किया है, ये लड़की जिससे शादी हुई थी उसकी पत्नी के परिवार वालों ने किया और पत्नी ने भी किया, मतलब वो भी एक परिवार ही हुआ उसका। हाँ, वो भी परिवार, इस सब परिवार के, और उसकी आंतड़ियां टूट गई, वो रो रहा, पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गया। लेकिन किसी एक मीडिया हाउस, मैं सभी मीडिया चैनल्स पे जाती हूँ और सबको बताई थी ये बात, किसी ने नहीं दिखाया, किसी ने उसके ऊपर बहस नहीं करी, किसी ने। क्यों, आखिर क्यों? क्या पुरुषों की लाइफ कीमती नहीं है? मेल लाइफ मैटर ऑल्सो। क्या मेल्स की लाइफ नहीं मैटर करती? क्या सिर्फ महिलाएं ही मैटर करती हैं? वो मर जाए तो पूरा देश एक हो जाएगा, तो क्या पुरुष मर जाए, मरने दें उन्हें? जब मैं पुलिस वालों को फोन करती हूँ, जब मैंने ये देखा तो मैं वहाँ गई, पुलिस वालों को बोला,
उन्होंने अरेस्ट किया। दूसरे दिन मुझे पता चला कि कोई अरेस्टिंग ही नहीं हुई थी, वो सब दिखावा था मेरे सामने। वो धड़ल्ले से लड़की घूम रही थी। मैंने एसपी साहब को दोबारा गई मिला, मैंने कहा तुरंत अरेस्टिंग करिए लड़की की। लड़की के पूरे परिवार को अरेस्ट करवाया, तब वापस आई दिल्ली। लेकिन मैं ऐसे कितने मामलों में कहती हूँ, तो सरकार का काम है, सरकार को बनाना चाहिए। तो ऐसे मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप मेरी यकीन नहीं मानेंगे, हजारों चीजें तो मैं लिख भी नहीं पाती, बता भी नहीं पाती, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। मैं लोगों की ग्राउंड पे मदद करूं कि ये फिल्म बनाऊं कि ब्रॉडर लोगों तक पहुंचे, ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इसका समझ आए लोगों को, ये काम करूं कि मतलब मैं तो कितने काम कर सकती हूँ। मेरी बहुत बड़ी टीम भी है, लेकिन हमें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं आता। कभी किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। मैं कहीं ये बोलती भी नहीं हूँ कि भाई ये मेरे कामों के लिए अब मैंने ये कर दिया था तो आप लोग मुझे पैसे भेजो, मैं तो कहीं नहीं बोलती। लेकिन खुद को ही समझना चाहिए, क्योंकि मैं बोल के क्या करूँगी। मेरे अंदर जब तक सांसें हैं, मैं इस मुद्दे पे बात करती रहूंगी, इसको जितना उजागर कर सकूंगी करूंगी। लेकिन ये बड़ी बड़ी फिल्में हैं, ये बनानी आसान नहीं है। या बड़े बड़े शोज हैं, या बड़े बड़े प्रोग्राम, जैसे 19 नवंबर को हम दिल्ली में हर साल एक प्रोग्राम करते हैं, पुरुष दिवस मनाते हैं। इस साल भी मनाएंगे पुरुष दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बहुत बड़ा आयोजन होता है, जहाँ पे हम बड़े दिग्गजों को बुलाते हैं। जैसे कुछ नाम आपको बता देती हूँ, जस्टिस ढींगरा, आरजे रौनक, जस्टिस SN अग्रवाल, पीयूष मिश्रा जी, अशोक श्रीवास्तव जी दूरदर्शन से, और अतुल वासन, चेतन शर्मा, चक्रपाणी, स्वामी चक्रपाणी, सुरेश चौहान के जी, इन सबको हमने अपने इस मंच से अवार्ड दिया हुआ है। और ये पुरुष दिवस मनाते हैं हम 19 नवंबर। किसी को ये भी नहीं पता कि पुरुष दिवस भी होता है। महिलाओं के इर्द गिर्द ही जिंदगी चलती है सब कुछ, लेकिन पुरुषों के लिए भी एक दिवस होता है, उसे भी मनाना चाहिए। और हम बड़े हर्षोल्लास के साथ इस दिवस को 19 नवंबर को मनाते हैं। आप सब लोग इनवाइटेड हैं, आप आइए, और अगर नहीं आ सकते तो उसको जैसे भी आप उसको मनाना चाहें उसको मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बरखा जी, आपने काफ़ी कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो हमारे समाज को मतलब परेशान करके रख देंगी। तो हमने बात की बरखा त्रेहन जी से, उन्होंने पुरुषों के हक के लिए लड़ाई शुरू की है और लगातार वो लड़ रही हैं। जो भी बातें उन्होंने बताई हैं वो आपने बखूबी सुनी होंगी, और किस हद तक हमारा समाज टूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, और उस पर उन्होंने पूरा प्रकाश डाला है। तो ये हमें समझना होगा कि हम अगर अपनी संस्कृति और संस्कार से दूर हो जाएंगे तो ये सारी समस्याएं हमारे साथ बनी रहेंगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।